हेलो मेडिकोस। मेरे सब्सक्राइबर स्टूडेंट डॉक्टर अमन कुमार ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा जस्ट मैं जब क्लिनिक कर रहा था कि सर एमडी पल्मोनोलॉजी पर आप ज़रूर वीडियो बनाइए क्योंकि बहुत सारे लोग एमडी मेडिसिन लाइक रैंक नहीं ला पाते हैं। तो एमडी पल्मोनोलॉजी कैसी ब्रांच है, चलिए इस ब्रांच पर रिव्यू करते हैं। मैंने जस्ट अभी अभी अपने क्लिनिक फिनिश किया है, बहुत सारे पेशेंट देखे, थोड़ा सा थका हुआ हूँ लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। मैंने तुरंत अपने फ्रेंड डॉक्टर संजय भारती जो कि प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हैं हमारे पल्मोनोलॉजी इंस्टीट्यूट में मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात की। ठीक है, और चलिए मैंने जो अपने फ्रेंड्स देखे हैं उनका प्लेसमेंट देखा है, तो ग्राउंड रियलिटीज़ में थ्योरेटिकल बातें नहीं करूँगा, ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करते हैं। देखो, मैंने पल्मोनोलॉजी को जो देखा है, पहले पल्मोनोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं, पहले तो यहाँ से बात करें क्योंकि नीट लो वाले भी लोग जो हैं वो ये देख रहे होते हैं। ये एक ऐसी एमडी ब्रांच है जिसमें आपके आगे लॉजिस्ट लिखा जा सकता है एमडी के बाद ही। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं डीएम के बाद, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं डीएम के बाद, पल्मोनोलॉजिस्ट सिर्फ एमडी के बाद पल्मोनोलॉजिस्ट कहला सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? नहीं तो यूजली कैसे होता है, एमडी मैं जैसे एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, है ना, एमडी फिजिशियन होता है या एमएससीएनटी होता है, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में भी ऐसा लगता है एमएस के बाद। तो पल्मोनोलॉजिस्ट जो है एमडी के बाद 3 साल आपको क्या करना होगा, आप नीट यूजी देंगे, एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस के बाद नीट पीजी का एग्जाम देंगे, उसे क्वालिफाई करेंगे और काउंसलिंग से एमडी पल्मोनोलॉजी किसी मेडिकल कॉलेज से या फिर डीएनबी पल्मोनोलॉजी आप ये सीट ऑप्ट करेंगे। 3 साल की रेजिडेंसी होगी, इसके बाद आप पल्मोनोलॉजिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, रेजिडेंसी के दौरान आपको एक डिसेंट स्टाइपेंड मिल रहा होगा। कई लोग बोलते हैं कि बहुत लेंदी होता है मेडिकल एजुकेशन, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि यही एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पर पढ़ाई के दौरान में पैसे मिल रहे होते हैं, और स्टाइपेंड 60,000 से लेके 1 लाख तक के अराउंड रहता है। एनएमसी अब सभी मेडिकल कॉलेजेस पर दबाव डाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी, कि इसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। मतलब स्टाइपेंड चाहे वो एम्स दिल्ली का स्टूडेंट हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र में कम स्टाइपेंड होता है या एमपी में, तो उनको भी बराबर मिले। तो ये एनएमसी ने गाइडलाइंस में कहा है, तो हो सकता है आने वाले सालों में ऐसा होने लगे। तो स्टाइपेंड आपको एक डिसेंट मिलने लगता है 60,000 से 1 लाख और थोड़ा सा ज़्यादा भी 3rd ईयर तक आते आते। ठीक है, अब आप 3 साल की, इसके बाद आप एमडी पल्मोनोलॉजी या पल्मोनोलॉजिस्ट अपने आप को लिख सकते हैं, या फेफड़ा रोग विशेषज्ञ लिख सकते हैं, लंग विशेषज्ञ लिख सकते हैं, अस्थमा, एलर्जी और लंग विशेषज्ञ, इस तरह से लिख सकते हैं अपने आप को। ठीक है, करते क्या है लोग और एमडी मेडिसिन से कैसे अलग है, और आपको एमडी मेडिसिन नहीं मिलता तो कितना लॉस है पल्मोनोलॉजी करने में या नहीं है लॉस, इस पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखो करते क्या है, मेनली ये लोग एडल्ट के लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। एडल्ट्स के, बच्चे भी कभी कभी कर सकते हैं बट मोस्टली ये लोग एडल्ट्स में ट्रेंड होते हैं। ठीक है, एडल्ट्स में अस्थमा, सीओपीडी जो जिसमें कि लंग गड़बड़ होने लगते हैं, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी टीबी डिपार्टमेंट इन लोगों के अंडर में होता है। जब भी कहीं पर यदि पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट किसी मेडिकल कॉलेज में है तो टीबी के सारे केसेस इनके अंडर में जाएंगे। तो इस तरह की सारी डिसीजेस को साथ में कोई यदि आईसीयू में भर्ती है और उसको लंग्स में निमोनिया हो गया, प्लूरल एफ्यूजन हो गया, एम्पायमा हो गया, तो इसको भी ये लोग डील कर रहे होते हैं। प्रोसीजर्स में ये लोग स्पायरोमेट्री करते हैं और ब्रोंकोस्कोपी जैसी प्रोसीजर्स भी पल्मोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका स्कोप कितना है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनना, ठीक है, वो ये कि ये अकेली ऐसी ब्रांच है मेडिकल की जिसमें एमडी पल्मोनोलॉजी होता है और साथ में डीएम पल्मोनोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो गया है ना इंटरेस्टिंग? मतलब लोग एमडी मेडिसिन करके या एमडी पल्मोनोलॉजी करके डीएम पल्मोनोलॉजी कर रहे हैं 3 साल का। तो मैंने संजय भारती से पूछा, मेरे फ्रेंड है वो प्रोफेसर संजय भारती, मैंने पूछा ये क्या चक्कर है, मतलब कि लोग डीएम पल्मोलॉजी भी करते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है ट्रेनिंग में? उसने बोला सर कोई फ़र्क नहीं है ट्रेनिंग में, सब कुछ सेम डिसीजेज सीखते हैं, बस कहने को हो जाता है कि वो डीएम है।
और एग्जैक्टली सेम सी चीज़ें सीखते हैं। कुछ भी ऐसा खास फर्क नहीं है। तो क्यों 3 साल डीएम के लिए आपको भागना, पहले ही पल्मोलॉजी कर लो। अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स में एमडी मेडिसिन के कंपैरिजन में डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता भी चुका हूँ कि एमडी मेडिसिन वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांच है और ये टॉप मोस्ट रैंक अपनी डिजर्व करती है। ठीक है, एक मिनट। डिजर्व भी करती है टॉप मोस्ट रैंक, ये ठीक है, होनी चाहिए एमडी मेडिसिन को टॉप मोस्ट पर। बहुत सारे कारण है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगा। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन पल्मोलॉजी वेरी क्लोज है और बहुत अंडररेटेड है मैं कहूँगा, क्योंकि एडल्ट के लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लोग जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो बाकी फीवर रिवर ये सब भी वो कर सकते हैं जो एमडी मेडिसिन करता है, जो जनरल प्रैक्टिस में वो सब कुछ कर सकते हैं लोग। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में स्पेसिफिक एरिया इनको मिल जाता है जो कि सिर्फ ये लोग डील करेंगे, वो है लंग रिलेटेड एरिया। साथ में लोगों को कॉल मिलने लग सकते हैं जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे। तो वेरियस हॉस्पिटल्स में आईसीयू में कहीं भी पेशेंट भर्ती है, वो एमडी फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट किसी के भी अंडर में भर्ती है, किसी सर्जन के अंडर में भर्ती है, उसके लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स या वेंटिलेटर सेटिंग्स, इन सब के लिए आपको कॉल पर बुलाया जा सकता है और जिससे आप डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं। कॉल्स में पर कॉल में आपको अलग अलग शहरों में जैसे 1000 to 3000 रुपीज पैसे मिल सकते हैं। और जैसे सपोज आप एक हॉस्पिटल में आपको कॉल गया, वहां पर 3 पेशेंट आपको एक साथ मिल गए, दे दिए गए, तो 6000 रुपीज आपको एक कॉल पर, आपने उसको इवेल्युएट किया, अपना ओपिनियन दिया, आ गए। ओपीडी आप कर सकते हैं पल्मोलॉजी में, ओपीडी भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपीडी अच्छी खासी चल सकती है, काफ़ी भीड़ हो सकती है। यहाँ पर जबलपुर में जो पल्मोलॉजिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और सभी शहरों में ऐसे कोई ना कोई पल्मोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जिनका नाम किसी फिजिशियन से भी ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से देखें। दूसरा एडवांटेज इसमें जो है मेडिसिन की तुलना में, वो सैचुरेशन कम है। फिजिशियंस बहुत सारे होते हैं और फिजिशियन में काकड़ी भी बहुत सारी होती है। हर कोई पेशेंट देख लेता है, एडल्ट पेशेंट के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उतना परफेक्टली ना देखे पाए देख लेता है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास जो बच्चों को लेकर आते हैं वही रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर आप हमारे लिए भी आप ही लिख दो। मैं बोलता अभी वो फिजिशियन के पास चलो, बोल नहीं सर आप ही लिख दो, हम लोग ने आप पे भरोसा, इस तरह से कर देते हैं तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, समझा कर कि मिल लेना, तो ऐसे होता है। तो फिजिशियन में ओवरलैप बहुत सारा है, लेकिन पल्मोलॉजी एक स्पेसिफिक फील्ड है, तो इस लिहाज से मैं देखूंगा सैचुरेशन के हिसाब से ये अंडररेटेड है। अब डिसएडवांटेजेस में जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज खासकर इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, या जैसे आपको टीचिंग में आना हो, या इवन बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी फिजिशियंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फिजिशियन फीडर होता है उस हॉस्पिटल में। जो भी एडल्ट पेशेंट आएगा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसमें फिजिशियन से पाला पड़ेगा, भले वो सर्जिकल प्रॉब्लम से आए। तो फिजिशियन की यदि ओपीडी अच्छी चलती है तो वो हॉस्पिटल अच्छा रन करता है, क्योंकि वहीं से एडमिशन्स निकलते हैं। तो इस वजह से फिजिशियन के जॉब ओपनिंग्स ज़्यादा होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, और फिजिशियन को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस का ट्रीट करने का मौका मिलता है, जिसमें लंग भी आ जाता है। ठीक है, लंग रिलेटेड जैसे अस्थमा एक फिजिशियन ट्रीट कर सकता है। लेकिन पल्मोलॉजी एक काफ़ी स्पेसिफिक फील्ड है, और क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में ये अलग से यूजी सब्जेक्ट्स में ब्रॉड स्पेशलिटी नहीं है, तो वहाँ पर यदि वहाँ पर कोई पल्मोलॉजी इंस्टीट्यूट अलग से नहीं बनाया गया मेडिकल कॉलेज में, तो जॉब ओपनिंग्स कम होगी। ठीक है, कॉर्पोरेट में भी रिलेटिवली कम होगी, तो जॉब कम होंगे, लेकिन साथ ही साथ में पल्मोलॉजिस्ट होते भी कम है, फिजिशियन ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। हर एक जगह पर पल्मोलॉजी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर एमडी मेडिसिन बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन पल्मोलॉजिस्ट नहीं बनाए जाते हैं, बहुत कम बनाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ सालों पहले तक तो इसके कोई डिपार्टमेंट भी नहीं थे। तो इस वजह से सैचुरेशन फिजिशियन में ज़्यादा है, लेकिन लोग भी ज़्यादा हैं। बट बहुत सारे एमडी मेडिसिन डीएम करने के लिए चले जाते हैं, और कुछ ही एमडी मेडिसिन के रूप में रह जाते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो एमडी मेडिसिन इस वजह से भी अच्छी हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग डीएम में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, तो जो लोग फिजिशियन ही रह गए
उनको अपना एडवांटेज मिला। इनफैक्ट साउथ इंडिया में कुछ ऐसे ट्रेंड देखने मिल रहे हैं जहां लोग सुपर स्पेशलिटी नहीं करना चाह रहे, डीएम नहीं करना चाह रहे एमडी मेडिसिन के बाद। उनको जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या जो वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, फिजिशियन को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं किसी डीएम से, क्योंकि डीएम सैचुरेटेड ज़्यादा हो रहे हैं। और फिजिशियन का आपको पता है 60% पॉपुलेशन एडल्ट पॉपुलेशन है। मैं जो कैटर करता हूँ पीडियाट्रिक्स में वो 40% पॉपुलेशन है। 60% पॉपुलेशन को बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस भी होती हैं। 50 ईयर्स के आसपास, मेरी एज के आसपास आते आते बहुत सारे लोग कोई ना कोई क्रॉनिक एलिमेंट को ग्रहण कर लेते हैं, कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स उनको जरूर होगी। और फर्स्ट जो पहला कोई व्यक्ति होगा देखने वाला वो फिजिशियन होता है। वो भले ही जॉइंट प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको आर्थराइटिस ही क्यों ना हो, वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो उसको अस्थमा होगा वो पल्मोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, सबसे पहला फिजिशियन के पास जाएगा। डायबिटीज है, छोटे छोटे कोर्सेज से फिजिशियन अपने आप को बेटर एक्सपर्ट बना पाते हैं। इस वजह से एमडी मेडिसिन अभी ल्यूक्रेटिव दिखती है काफी, जबकि इतनी ओल्ड ब्रांच है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रॉड स्पेशलिटी है, बट स्टिल इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जहां तक अर्निंग का पर्सपेक्टिव में बात करूं तो सेम जितना नाम और प्रैक्टिस मेरी होगी उतना ही उससे आधे नाम है प्रैक्टिस में मेरा एमडी मेडिसिन काउंटर पार्ट ज्यादा अर्न कर रहा होगा। ठीक है, यस, क्वाइट इंटरेस्टिंग इट इज। तो इस वजह से एमडी मेडिसिन अर्निंग वाइज अच्छी ब्रांच है। पल्मोलॉजी में भी वो प्रैक्टिस एस्टेब्लिश की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज में वैक्यूम पड़ा हुआ है पल्मोलॉजी में। लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए अवेयरनेस के लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका नाम होगा उस शहर में। उसके बाद बहुत अच्छा करियर है पल्मोलॉजी में। जॉब्स ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं मिल सकते, आसानी से बड़ी मिल सकते हैं, क्योंकि लेकिन मिडिल सिटीज में आपको मिल सकते हैं आसानी से। नहीं मिले तो आप अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं पल्मोलॉजी में, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछेंगे कि अर्निंग्स, तो मैंने रेजिडेंसी के दौरान मैं आपको बता दी, आप जैसे ही रेजिडेंसी खत्म करते हैं अपनी, तो आपका इनिशियल सैलरी 1 to 2 लाख समवेयर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज एंड आप किस जगह पर काम कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी अर्निंग की होगी यदि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। तो सेल्फ प्रैक्टिस से आपका एक क्लिनिक है, साथ में शुरुआती, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा नहीं होते, तो आप एक हॉस्पिटल से अटैच होंगे जहाँ पर आपको कुछ फिक्स सैलरी होगी या वहाँ से पेशेंट मिलेंगे। 1 या 2 हॉस्पिटल से आप कर सकते हैं ऐसा, तो वहाँ से आपका एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा। साथ में आप धीरे 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 प्रैक्टिस में नाम करते जाएंगे। जब प्रैक्टिस में आपका अच्छा नाम हो जाएगा तो आपकी अर्निंग 5 to 10 lakhs पर मंथ तक होगी। मिडिल सिटी में, मेट्रो सिटीज में यदि आपका नाम हो जाता है तो इट कुड बी 7 lakhs to 15 lakhs पर मंथ। मिडिल एज पे आते आते ये अचीव हो पाता है, लाइक मेरे टाइप की एज जो 45 to 50 ईयर्स के आसपास। ठीक है, नाम नहीं हो पाता है आपका तो आप 1.5 से 3 लाख रुपए के ब्रैकेट में रहेंगे। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल प्लेसमेंट है। इमरजेंसीज इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं, फिजिशियन को भी बहुत नहीं होती, बट फिजिशियन की तुलना में और कम है इसमें इमरजेंसीज। ठीक है, फिजिशियन कोई प्रोसीजर नहीं करते हैं, ये लोग ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। आप अपना ब्रोंकोस्कोपी यदि सीख जाते हैं अच्छे से तो ब्रोंकोस्कोपी से ही बहुत सारा अर्न कर सकते हैं और पेशेंट को कुछ अपने सिटी में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ब्रोंकोस्कोपी अच्छी नहीं कर पाते हैं। ब्रोंकोस्कोपी मतलब ब्रोंकस जो होता है अपना ट्रेकिया होती है, वहाँ पर एक ब्रोंकोस्कोप जिसमें कैमरा लगा होता है वो डालकर कैमरे में देखा जाता है कि क्या इलनेस है, कहीं स्ट्रिक्चर है, कहीं कुछ है, कहीं उसके फ्लूइड्स भी निकाले जाते हैं। कभी फॉरेन बॉडी होती है तो वो भी निकाली जा सकती है। तो इस तरह से ब्रोंकोस्कोपी की ये प्रोसीजर होती है जिसका डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस दोनों होता है। बहुत इसमें बहुत कम लोग ये ब्रोंकोस्कोपी कर रहे होते हैं, तो पल्मोलॉजिस्ट इसको भी सीख कर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई प्रोसीजर फिजिशियन के पास नहीं होती है। ठीक है, हालांकि फिजिशियन दूसरे छोटे छोटे फेलोशिप जैसे इको में छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ में पल्मोलॉजिस्ट लोग एलर्जी टेस्ट भी, जो मैं भी करता हूँ, एलर्जी टेस्ट भी करते हैं। तो एलर्जी टेस्ट भी किया जा सकता है, ये भी एक प्रोसीजर है। स्पायरोमीट्री जिससे कि लंग फंक्शन टेस्ट वगैरह किए जाते हैं वो की जा सकती हैं। इसी तरह की और भी छोटी छोटी कई प्रोसीजर्स हैं जो पल्मोलॉजिस्ट लोग करते हैं। टीबी का भारत नंबर 1 देश है,
सबसे ज़्यादा टीबी केसेस हमारे पास हैं। तो टीबी का इलाज फिजिशियन भी कर सकता है, लेकिन यदि रेजिस्टेंट टीबी है या ठीक नहीं हो रही है तो मेनली उसको ओपिनियन पल्मोलॉजिस्ट का लेना होगा, क्योंकि टीबी में प्रॉपरली ट्रेन्ड रेजिस्टेंट टीबी में पल्मोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दी। एक एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी कहा जाता है इसको, या एमडी पल्मोलॉजी। आईसीयू में आप आईसीयू केयर में जाना चाहते हैं, क्रिटिकल केयर में, तो क्रिटिकल केयर में कुछ फेलोशिप करके या ट्रेनिंग करके एक एमडी पल्मोलॉजी बहुत अच्छा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हो सकता है, बन सकता है, जहाँ पर वो आईसीयूज में फिर वेंटिलेशन करेगा, पेशेंट का वेंटिलेटर पर रखना, सेंट्रल लाइन डालना, ये सब भी वो कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक होता है और आजकल के सिनेरियो में बहुत प्रिफर्ड नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया, लड़ाई झगड़े लिटिगेशंस वगैरह की वजह से लोग सेफ और प्रैक्टिस के ऑप्शंस देखते हैं। तो मुझे तो पर्सनली पल्मोलॉजी एक बहुत ही अच्छी ब्रांच लगती है, और रेदर मुझे थोड़ी अंडररेटेड लगती है। ये किसी भी तरह से आप देखें तो एमडी मेडिसिन से कम नहीं है, किसी भी तरह से कम नहीं है। इनफैक्ट देखें, थोड़े बहुत जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताया वो हैं, लेकिन एक लॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट 3 साल की रेजिडेंसी के बाद, और सोचिए ना उसमें डीएम कोर्स होता है जिसको फिजिशियन भी कर रहे हैं, सेम चीज सीख रहे हैं, नथिंग मच डिफरेंस, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लगभग सिमिलर चीज़ें, सब वही लंग रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स। लंग हमारा जो ट्रेकिया, इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं ह्यूमन बॉडी में, जितनी भी बीमारियां हैं, वेदर इन्फेक्शियस हो, कैंसर हो, ऑटो इम्यून हो, ये सबको डील करने का, डायग्नोस करने का काम करते हैं पल्मोलॉजिस्ट। साथ ही साथ में अस्थमा वगैरह में आजकल कुछ नई दवाएं आ गई, जैसे ओमालिजुमाब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, ये भी सब लोग नहीं देते, फिजिशियंस नहीं दे पाते हैं इसको, क्योंकि इसकी सीवियर एनाफिलेक्सिस के चांसेस रहते हैं, तो ये भी देने का काम जो पल्मोलॉजिस्ट करते हैं। तो ऐसे और भी चीज़ें पल्मोलॉजी में, स्पेसिफिक इनोवेशंस भी फिजिशियन की तुलना में ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इस फील्ड में नई रिसर्च और आ रही है, ब्रेक थ्रू रिसर्च। तो हो सकता है कि आज आप कर रहे हो, कुछ 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बाद कुछ ऐसा आ जाए जो कि आप सीख कर छा जाएं। ठीक है, तो इस तरह से पल्मोलॉजी में क्वेश्चन पूछो, मैं कोशिश करता रहूँगा। कल संडे, कल मैं फिर एक वीडियो, या हो सकता है एक लाइव आप लोगों के साथ सभी मेडिकोस के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स का उत्तर देने वाला हूँ मैं लाइव। मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 या 2 बजे मैं कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा टाइम को। 1 या 2 बजे कोशिश करूँगा कि मैं आपसे कल 1-1.5 घंटा का लाइव करके बहुत सारी बातें करूँ। तो आप में से कोई ऐड होना चाहेगा मेरे साथ तो मैं वो भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका डॉक्टर अवैध।